बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोह पूरे खत्ते के लिए खतरा बन चुके हैं। अफगान सरजमीन पर 20,000 से ज्यादा जंगजुओं की मौजूदगी, मुनज़्ज़म तरबियती कैंप्स और स्लीपर सेल्स के जाल और पाकिस्तान पर हमलों के तसलसल ने खत्ते की सिक्योरिटी को बराह रास्त चैलेंज किया है। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान पर हालिया फजाई हमलों की वजह भी अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के महफूज ठिकाने हैं, जिन्होंने इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी सलामती के लिए वाज़ेह खतरात पैदा किए। रूसी वजारत खारजा की एक रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि अफगानिस्तान में इस वक्त 20 से 23,000 के दरमियान मुसल्लह जंगजू मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ से जायद गैर मुल्की हैं। उन जंगजुओं में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 5 से 7,000 दहशतगर्द अफगानिस्तान की जनूबी और जनूब मशरकी सरहदी पट्टी में सरगर्म है और उनकी कार्रवाइयों का बुनियादी हदफ पाकिस्तान के रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस है। दाइश खुरासान के लगभग 3,000 जंगजू मशरकी, शिमाली और शिमाल मशरकी इलाकों में मुनज़्ज़म नेटवर्क के साथ फाल है। अलकायदा के भी 400 से 1,500 अरकान इलाके में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दीगर दहशतगर्द गिरोहों में इस्लामी तहरीक मशरकी तुर्किस्तान, इस्लामी पार्टी ऑफ तुर्किस्तान और जमात इंसारुल्लाह शामिल हैं, जिनके अरकान की तादाद भी सैकड़ों के अंदर मौजूद है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी की सबसे अहम वजह है। पाकिस्तान बारहा काबुल से मुतालिबा कर चुका है कि उसकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए, लेकिन अफगान तालिबान टस से मस नहीं हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल भी इस खदशे का इजहार कर चुकी है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान के दाखिली, मौशी, समाजी हालात इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। अफगान तालिबान ने पोस्ट और अफ्यून की काश्त पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन आबादी के लिए मुतबादिल मुआशी मौके पैदा नहीं किए, जिसके बायस दहशतगर्द गिरोहों ने इन हालात को अपने हक के अंदर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट यह बताती है कि रिवायती मुनशियात की पैदावार में कमी के बावजूद मसनूई मुनशियात खुसूसन क्रिस्टल मैथ के फैलाव ने नई तशवीश को जन्म दिया है। 2024 के इख्तिताम तक अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी ममालिक में क्रिस्टल मैथ को कब्जे में लेने के वाकयात में 50% तक इजाफा हुआ। इस वक्त बैरून मुल्क सबसे ज्यादा जब्त की जाने वाली अफगान मुनशियात यही है, जिससे यह जाहिर होता है कि गैर कानूनी और जराइम पेशा गिरोहों की सरगर्मियां अब भी जारी हैं। अफगानिस्तान का कमजोर मुआशी ढांचा भी इस बहरान को गहरा करने की वजह बन रहा है, जिसके बायस अफगानिस्तान एक बार फिर इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी की बहस का मरकज बन चुका है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आप ये देखिए कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी है और कितनी तादाद के अंदर मौजूद है पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन इस सब के बावजूद जब यह बताया जाता है यहीं से अनारकी फैलती है, यही लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो अफगान तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा क्यों है? देखिए, ये तो काफी मर्तबा इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है कि वो इसलिए गुरेजा हैं कि वो आइडियोलॉजिकली उनके साथ मिले हुए हैं। एक ही वो जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है जिसके वो पैरोकार हैं, खास तौर पे जो कंधारी फैक्शन है, मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा, उन्होंने तो बिल्कुल इन दहशतगर्द अनासर को अपना पैरोकार बनाया हुआ है। और अब तो ये रूसी वजारत खारजा की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 23,000 दहशतगर्द इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं और इनके ज़ेरे साया, इनकी सरपरस्ती में वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये आइडियोलॉजिकली उनके पैरोकार हैं और जब वो अमेरिकनों से बरसरे पैकार थे तो टीटीपी और इन अनासर ने उनका साथ दिया और अब वो उसका जो है कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन। ब्रिगेडियर साहब, कंपनसेशन पे अगर ये मालूम पड़े कि बैनुल अक़वामी कबूलियत नहीं हो रही, अगर ये मालूम पड़े कि मौशी तौर पे हम कमज़ोर हो रहे हैं, अगर ये मालूम पड़े कि हमारे बॉर्डर बंद हो चुके हैं, अगर ये मालूम पड़े कि खित्ते के दीगर ममालिक के अंदर हमारे लिए नफरत जो है वो उजागर होती जा रही है, तो फिर कंपनसेशन कब तक चलती रहनी चाहिए या कब तक बर्दाश्त की जा सकती है? इस वक्त इस नफा नुकसान से परे होके सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक नजरियाती सोच है और बदकिस्मती से वो ऐसी सोच है जो दहशत गर्दों के साथ जो उनकी रवाबत हैं वो उसको मुकद्दम समझते हैं और अपना भी वो नुकसान करवाने से उनको कोई बात नहीं है। और वो जो अफगानिस्तान में लोग हैं
वो उससे मुतासर हैं। एक ह्यूमन सिक्योरिटी क्राइसिस वाली सूरत हाल अफगानिस्तान में है। तजारत भी उनकी बंद है, लैंडलॉक मुल्क है, और जो सारा इन्हिसार एक कॉन्फ्लिक्ट इकॉनमी पे है, और उससे वो इलीगल जो एक पूरा स्पेक्ट्रम है उससे वो अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और फिर इसमें उनकी जो मदद करने को इस वक्त कूदा है वो भारत है। बदकिस्मती से वो जितनी भी दुनिया की रेजीम है काउंटर टेररिज्म, वो ये उसकी पाबंदी लाजिम है तमाम ममालिक पे। जो यूएन की सलामती काउंसिल की करारदाद है 1373, वो बड़ा क्लियरली कहती है कि कोई भी मुल्क दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन इजाजत नहीं देगा। मगर तालिबान रजीम ने उसकी परवाह भी नहीं की। और भारत एक ऐसा मुल्क है जो जानते बूझते हुए कि दाइश जैसे दहशत गर्द नासिर हैं जिनका ग्लोबल एजेंडा है, 3000 की तादाद है जो बताई जा रही है, अलकायदा 1000 है, कोई 5 से 7000 टीटीपी है, तो ये दरपर्दा उनकी मदद कर रहे हैं शॉर्ट साइटेड जियोपॉलिटिकल मकासद के लिए। और इसमें जो तालिबान की लीडरशिप है वो भी दरमियान से बटी हुई है, ग्रोही इख्तलाफात हैं उनमें, इंटरनल वो इम्प्लोजन का भी शिकार है। जो कंधारी फैक्शन है वो इस वक्त कोशिश कर रही है कि उसके मदरसों का नेटवर्क, वो जाल जो है वो ज्यादा वसी हो ताकि उसकी जो मसल पावर है वो उसमें इजाफा हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक मेरा सवाल ये है कि आप ये देखिए कि इनको तस्लीम किसने किया? सबसे पहले रशिया का नाम आता है कि रशिया ने इनको तस्लीम किया, लेकिन रशिया की वजारत खारजा भी ये कहती है कि यहाँ पे जो मौजूद दहशतगर्द गिरोह हैं वो खत्ते के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। अब जिन्होंने तस्लीम किया है, अगर उनकी तरफ से भी ऐसा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर जो है वो निकलने के इम्कानात बनेंगे ना? देखिए, हमें तो यही तवक्को थी, क्योंकि हमने तो रीजनल सोल्यूशन की तरफ काफ़ी कोशिशें की हैं। एक मॉस्को फॉर्मेट था जिसमें इमीडिएट नेबर्स थे, सेंट्रल एशियन, ईरान था, पाकिस्तान था, और उसमें रूस था, चंद ऑब्जर्वर ममालिक थे जो मिडल ईस्ट के थे, तुर्की भी उसमें था। तो कोशिश तो यही थी कि जो रीजनल सोल्यूशन हो, चीन और रूस दबाव डालें इस पे, और सेंट्रल एशियन ममालिक। उन्होंने बसात भर अपनी कोशिश की, मगर ये मेरा ख्याल है कि इन्होंने तमाम जो वो कोशिशें हैं उसको रद्द किया है। और अब ये वक्त आ गया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इसका इदराक हो उसको। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो एक प्रॉपर डोजियर है एविडेंस की सूरत में, वो इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाए। और साथ साथ जो अपना काइनेटिक कंपोनेंट है, वो जो हक है हमारा कि हम उनके बेसिस तक ये जंग लेके जाएंगे, उसको बरूए कार लाए। एक पहला फेज उसका आपने देखा। तो आप ब्रिगेडियर साहब क्या समझते हैं कि ये जो फेज अभी हमने देखा है, आने वाले चंद दिनों के अंदर इसका दूसरा फेज देखने को मिलेगा, कि या फिर हम ये समझ लें कि बाजोड़, तरलाई, पेशावर या बन्नू के अंदर जो अटैक हो चुके हैं उसका ये जवाब था? नहीं, मेरा ख्याल है इसका ये दायरा कार वसी होने के खासे चांसेस हैं, क्योंकि अफगान तालिबान रजीम हर दरमी में कायम है। और वो अगर इसी तरह उन्होंने ये स्टेप्स लिए और मज़ीद अटैक किए पाकिस्तान पे, जिसका उन्होंने धमकी भी दी है कि पाकिस्तान में अब वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा करेंगे। अगर कोई मज़ीद ऐसी कार्रवाइयाँ हुई तो पाकिस्तान इन बेसिस से आगे जाके उनकी जो लीडरशिप है उसको भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि ये तमाम अहकामात उनकी लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं। तो इसको वसी होने के काफ़ी चांसेस हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का पहला जो प्रायोरिटी यही है कि अपने जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपनी बाउंड्री के पाक अफगान बॉर्डर के पास जो इलाके हैं, उसमें जो स्पेसेस हैं वो डिनाई करे, बॉर्डर के बेहतर प्रोटेक्शन करे। और जो आप सर क्या समझते हैं कि कौन कौन से फ्रंट जो हैं वो हमारे इस वक्त हसास हैं? बहुत सारी जगहों से इतलात थी, कल कुछ मुतज़ाद इतलात भी थी, केओस फैलाने के लिए भी थी कि फ़लाँ जगह पे बस अड्डे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन ऐसी इतलात ज़्यादातर इस तरह के माहौल में आपको मालूम है कि क्यों फैलाई जाती हैं। तो लेकिन हक़ाइक़ के एतबार से हमारे कौन से फ्रंट जो हैं वो इस वक्त हसास हैं? क्योंकि ये जंग तो अवाम ने भी लड़नी है, अवाम की भी ये जंग है, मालूमात की भी ये जंग है, और सही हक़ाइक़ जो हैं वो पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कहाँ कहाँ पे होशियार रहने की ज़रूरत है? देखिए, आपको जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ
इस वक्त बन्नू जानी खेल नॉर्थ वजीरिस्तान, वो आपका सेंसिटिव इलाका है। उसके बाद जो साउथ वजीरिस्तान है, अपर साउथ वजीरिस्तान और DI खान के आसपास जो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनका इंग्रेस वहाँ भी बढ़ रहा है। सो ये सारे सेंसिटिव इलाके हैं। बाजोड़ में वहाँ पे चूँकि जोग्राफी ऐसी है कि वहाँ से दरअंदाजी आसान होती है, तो वहाँ भी, और खैबर एजेंसी, तीरा वैली, तो ये 4-5 इलाके जो मैंने निशानदेही की है, ये ज़्यादा सेंसिटिव हैं और फोकस भी हमारी जितनी काउंटर टेररिज्म एफर्ट का है वो इसी तरफ है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं जिनको खित्ते की हैयत का मालूम नहीं है, उसकी साख्त का मालूम नहीं है। वो कहते हैं कि देखें जी, बाढ़ भी लगी हुई है, सिक्योरिटी भी मौजूद है, हर जगह पे तैनातियां भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दरअंदाजी हो जाती है। तो वो सवाल पूछ रहे हैं दरअंदाजी हुई कैसे। आप ये बताइए कि ये जो खित्ते हैं, जो हमारा नॉर्थ वजीरिस्तान है, या उनका जो पक्तिका है, या उनके जो नंगरहार का सूबा है, या पक्तिया है, या खौस्त है, जो हमारे साथ साथ लगते हैं, ये दरअंदाजी करने वाले जो इलाके हैं, उनकी हैयत क्या है? वहां पे क्या पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से जो सर्वेलेंस है वो मरबूत तरीके से नहीं हो सकती? देखिए, जो ये पक्तिका, खोस्त और नंगरहार है, ये आपका जितने भी हमारी मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स थे, ये उनके साथ मिलता है। आप ये शुरू करें जो खैबर एजेंसी है, उसके बाद ये जो कुरम एजेंसी, जो पुराना जिनका ये एजेंसी इसका नाम था, अब तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ये सब उनके साथ एक किस्म का जोग्राफिकली ये लिंक्ड हैं। वहाँ से माउंटेनस टेरेन है ये नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान, और इस तरफ बाजोड़ की तरफ रिलेटिवली आसान है इनग्रेस। जोग्राफी जो अफगानिस्तान की तरफ ये देरीना, वहाँ से रास्ते हैं, इवन बसेस और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50s और 60s, उससे पहले दीर बाजोड़ ऑपरेशन से पहले अप्लाई किया करती थी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने ये ऐसी माउंटेनस टेरेन है जो जिस पे बाढ़ लगाई, मगर बाढ़ लगाने का फायदा नहीं होता जब तक आप उसको बैन ना करें। सो पाकिस्तान ने जो 4-5 जो प्रॉपर क्रॉसिंग पॉइंट हैं, वहाँ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक इंतज़ाम किया है कि अभी कोई दरअंदाजी ना हो। उसके बाद कोई लगभग 1400 के पास क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जो कि पैदल आने वाले या म्यूल ट्रैक वाले हैं। तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग उसको किया हुआ है दिफा। मगर दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब भी किसी बॉर्डर को आपने गार्ड करना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो दोनों साइड से उसका, दोनों साइड से वो जिम्मेदारियां अदा की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान ये अदा कर रहा है। अफगानिस्तान की जानिब से जो है वो सदमोहरी का मुजाहरा किया जाता है, उनकी तरफ से उसे गार्ड नहीं किया जाता और तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डाल दी जाती है कि ये तो पाकिस्तान का अपना मसला है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारत का इजराइल पर इंहिसार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल 2 रोज़ा दौरे पर इजराइल पहुंच रहे हैं और ये उनका इजराइल का दूसरा दौरा है। मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू में एक कदर मुश्तरक ये है कि दोनों ही मुसलमानों को अपना अज़ली हरीफ समझते हैं। पाकिस्तान और इजराइल मैदान जंग में कभी बराह रास्त एक दूसरे के सामने नहीं आए, लेकिन गुज़श्ता साल मई में होने वाली पाक भारत झड़पों के दौरान इजरायली हथियार और ड्रोन्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि भारत और इजराइल दोनों के लिए पाकिस्तान एक ऐसा दुश्मन है जो उनके तौसीह पसंदाना और जारहाना अज़ाइम की राह में रुकावट के तौर पर मौजूद है और उसके खिलाफ जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाना जरूरी है। नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भारत और इजराइल के दरमियान तकरीबन $8.6 बिलियन के दिफाई मुआहदे तय पाने की तवक्को है, जिसमें स्पाइस गाइडेड बॉम्ब, आइस ब्रेकर और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ जदीद ड्रोन्स की खरीदारी भी शामिल है। भारत हेरॉन M के 2 ड्रोन्स की बड़ी तादाद भी खरीदने का मंसूबा रखता है और चाहता है कि कुछ ड्रोन्स भारत में तैयार किए जाएं ताकि दिफाई खुद कफालत बढ़े। भारत की यह खाम ख्याली ही है कि वो इन हथियारों के जरिए पाकिस्तान पे दबाव बढ़ा सकेगा या मार्का हक में होने वाली हजीमत का जवाब दे सकेगा। गुज़श्ता साल मई में पाक भारत झड़पों के बाद इजरायली साख्ता हेरॉप ड्रोन्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के इंकशाफात हुए, जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने कामयाबी से मार गिराया था। ड्रोन्स की अहमियत सिर्फ हमलों तक महदूद नहीं, ये निगरानी, जासूसी और हदफ को दुरुस्त तौर पर निशाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और इंसानी नुकसानात के इम्कानात कम करते हैं। आलमी सतह पर रूस यूक्रेन जंग, आर्मीनिया अजरबैजान तनाज़ा और दीगर बैनुल अक़वामी झड़पों में ही ड्रोन्स ने फैसला कुन किरदार अदा किया है।
भारत के लिए इजरायली ड्रोन्स एक अहम फौजी असासा हैं जो भारत की इन दिफाई तैयारियों का हिस्सा हैं जिनके तहत वो खुद को पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा है। मोदी का यह दौरा दिफाई मुआहदों, फौजी ताउन और टेक्नोलॉजी के तबादले के साथ साथ खित्ते में सियासी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख बढ़ाने के लिए भी अहम है। भारत का यह ख्याल है कि वो इस तरह के दिफाई मुआहदे करके खित्ते में ताकत का तवाजुन अपने हक में करने में कामयाब रहेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि हालिया कुछ महीनों में पाकिस्तान न सिर्फ खारजा महाज पर एक अहम ताकत के तौर पर उभरा, बल्कि पाकिस्तान के जाबाज भी हर महाज पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे हमें ज्वाइन बैनुल अक़वामी उमूर मरियम फातिमा साहबा ने, और इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शाह साहब मैं सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं सर कि इजराइल के साथ जो होने वाला डिफेंस एग्रीमेंट है मुमकिन तौर पे, जिसमें मिसाइल्स की बात भी हो रही है और बिलखुसूस ड्रोन्स के हवाले से बात हो रही है, ये आइडियोलॉजिकल कजन जो मिलने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, इनके अज़ाइम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किस हद तक हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया यासिर मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बिल्कुल सही एक इब्तिदाइया दिया है कि ये हिंदुस्तान और इजराइल के गठजोड़, खास तौर पे ये मोदी साहब और नेतन्याहू जो हैं, इन दोनों की जो दोस्ती है और इन दोनों के जो ख्यालात हैं वो एक जैसे हैं, और दोनों ही नस्ल कुशी में मुलव्वस रहे हैं और नस्ल कुशी को परवान चढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। लेकिन देखिए, ये जो इजराइल और इंडिया का दिफाई मुआहिदा जनवरी में हुआ और उससे पहले भी इनके दिफाई ताल्लुकात हैं, वो काफ़ी पुराने हैं, और ये जो इक्विपमेंट, इजरायली इक्विपमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस यूज करती है, ये काफ़ी अरसे से इनके पास आया हुआ था। मैं पॉइंट ये आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि हमें इस चीज से नहीं घबराना चाहिए कि इंडिया और इजराइल के दरमियान क्या दिफाई मुआहिदा होता है और वो उससे क्या चीजें लेता है। ठीक है, ये जो चीजें आज वो ले रहे हैं, तकरीबन इसी नौइयत की चीजें ये पहले भी ले चुके थे और मई 2025 में उनका इस्तेमाल भी किया उन्होंने। तो आपने देख लिया कि उसका क्या नतीजा आया। नतीजा ये है यासिर कि देखिए, इक्विपमेंट की क्वालिटी और इक्विपमेंट के नंबर, यानी उसके तादाद, इन दोनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपको उसको इस्तेमाल करना ना आतो, और उसका ऑप्टिमम यूज अगर आप नहीं कर सकते तो आप दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी खरीद लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मिसाल मतलब आप क्या दूं, आपके सामने है मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान का जो मार्का हक हुआ, उसमें सिर्फ एक चीज सामने आई कि पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंडिया की क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से बहुत बेहतर थी, बहुत आगे थी। देखिए, मई 2025 से पहले ये बड़ा गालिब इम्कान था कि इंडिया के पास बड़ा जदीद असलहा है, बहुत ज्यादा असलहा है, उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। शायद हम भी इस मुकालते में थे, दुनिया भी थी, इंडिया भी था कि इंडिया जब भी चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे पाकिस्तान में अटैक कर सकता है। सही। लेकिन हुआ क्या, उस सामान के साथ, असबाब के साथ जब वो आए तो उनको हजीमत और खिफत उठानी पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो उनसे बहुत बतदरीज आगे है। और देखिए, ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो मैदान जंग में उतरे हुए थे और एक दूसरे पे हमले कर रहे थे। ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो ऊपर से लेके नीचे तक और पिछलों से लेके अगलों तक, यानी ये जो मार्का हक हुआ है, इसकी प्लानिंग पाकिस्तान आर्म फोर्सेस या पाकिस्तान की आला क़यादत कब से कर रही थी। उसकी क्या प्लानिंग थी, क्या डिसीजन मेकिंग थी, क्या चीजें लेनी चाहिए, उनको कैसे जम करना चाहिए अपने सिस्टम में, कैसे उनको इंटीग्रेट करना है, कैसे उनको यूज करना है, अपने लोगों को कैसे ट्रेन करना है। ये सब साल की मेहनत है जो मई 2025 में जिसका शानदार मुजाहिरा किया गया। ठीक, तो आप लेने दीजिए उनको। मैं सर आपकी तरफ आता हूँ वापस। आपने एक मुदल्लल गुफ्तगू की है, लेकिन बीच में आपने ये कहा कि हमें घबराना नहीं चाहिए। मेरा मरियम फातिमा साहिबा से सवाल है, जिस तरह फैसल शाह साहब कह रहे थे कि हमें घबराना नहीं चाहिए, हम घबरा तो रहे नहीं है, हमें तो उस बिल्ली की फिक्र है जो किसियानी होके खंबा नोच रही है और अपने नाखून का कहीं ना कहीं नुकसान ना करवा बैठे। खित्ते का हमसाया मुल्क है, अनारकी फैलाएगा तो अपना भी नुकसान करवाएगा, हमारा भी करवाएगा। मरियम फातिमा साहिबा, आप क्या समझती हैं, ये जो एग्रीमेंट्स है, ये दौरा है, इसको किस नज़र से देखना चाहिए, और क्या नरेंद्र मोदी की जो कम होती मकबूलियत है भारत में, क्या इस दौरे से उनको कोई फायदा मिलेगा या फिर ये होम्योपैथिक सा ही दौरा रहेगा? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे मदऊ करने के लिए।
आप दोनों ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स शेयर किए हैं। मैं कुछ थोड़ी सी इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि अल्लाह का फजल करम था और मैं बहुत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मई 2025 का जो मौरका हक था उसमें अल्लाह ताला ने हमें फतह याब किया। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमें दुश्मन के तमाम चालों के लिए और दुश्मन के तमाम हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। और एज ए मुस्लिम हम सब का जो है हम पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया हुआ है कि हम वो जो एक जदोजहद है और एक स्ट्रगल है अपने आप को प्रोएक्टिवली मजबूत करने की, उसको ना छोड़ें। ये मैं पहला पॉइंट कहना चाहती हूँ। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस जो ये दौरा है नरेंद्र मोदी साहब का और इंडियन डेलीगेशंस भी मुसलसल विजिट कर रहे हैं इसराइल को, इसके पाकिस्तान के लिए क्या रिपरकशंस हैं? आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए उसमें आपने बहुत डिटेल में बताया कि किस किस किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत जो है वो इसराइल से इंडिया में मुंतकिल हो रही है। और इसके अलावा वो ड्रोन्स के जो इंस्टॉलेशंस हैं उस पर एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत बहुत सारी चीज़ें इंडिया जो है वो खुद कफील होना चाहता है, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है और वो टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहा है इसराइल से। इसमें आपने ना एक बात ये मद्देनजर रखनी है कि इंडिया इसराइल की तरफ क्यों ग्रेविटेट कर रहा है, क्यों उसकी तरफ जो है वो टिल्ट कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी इंडिया एक्वायर करता है रशिया से या अमेरिका से, तो वो उसके साथ कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं उसके साथ। कोई भी चीज़ बगैर कंडीशंस के इंडिया को या हमारे जो ममालिक हैं जिस तरह के पाकिस्तान, उसको बगैर कंडीशंस की कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। ठीक। बेसिकली दिस इज अबाउट द मोनोपोली ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक। अब अगर इंडिया टिल्ट करता है टुवर्ड्स इसराइल, तो इंडिया जो है बेसिकली ओवरकम कर लेगा उस इम्पेडिमेंट को जो कि उसको किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए फेस करनी पड़ती है यूएस के साथ डील करने में या रशिया के साथ डील करने में। तो इसराइल जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इंडिया को विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड, विदाउट एनी कंडीशंस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेगा और कर रहा है। आपने इसके बाद बात की कि इंडिया के अंदर जो है वो उसके क्या नतीजे हैं। बेसिकली इंडिया के जो दौरे हैं उसके ऊपर उनकी कुछ ऑपोजिशन पार्टीज और कुछ सेन और इंटेलेक्चुअल और रैशनल किस्म के लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब के इन दौरों के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्योंकि वो लिंक कर रहे हैं इजरायली गवर्नमेंट के एक्शंस को जेनोसाइड के साथ जो कि गजा में हो रहा है। और इससे पहले जो गवर्नमेंट्स होती थी इंडिया के अंदर वो हमेशा जो थी अपनी इंटरनल मुस्लिम पॉपुलेशन को भी एलियनेट नहीं करना चाहती थी। लेकिन आप देख लीजिए कि इन दोनों चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओवरकम कर लिया। जो उनका इंटरनल क्रिटिसिज्म है और इंटरनल जो वहाँ पे रेजिस्टेंस है, ना उनको मुसलमान पॉपुलेशन के सेंटिमेंट्स की कोई परवाह है और ना उनको अपने किसी भी किस्म के प्रिंसिपल स्टैंड की परवाह है जिसमें वो इजरायली गवर्नमेंट को अक्यूज करें या उसको जिम्मेदार समझे। आपने इसके अंदर एक नुक्ता उठाया, इसी नुक्ते के ऊपर मुझे फैसल शाह साहब की मैं जरा टेक ले लूं। फैसल शाह साहब, जो बात मरियम फातिमा साहिबा ने की, माजी में भी हम ये देख चुके हैं कि जब आप किसी के साथ दिफाई मुआहिदा करते हैं तो उसके अंदर एक शिक शामिल होती है कि ये जो है ये हमारे किसी इत्तेहादी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। और माजी में कई इसके नज़ायर मौजूद हैं कि जब फाइटर जेट्स इस्तेमाल होते थे या मिसाइल्स इस्तेमाल होते थे या किसी इत्तेहादी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए तो अगली खेप उसकी रोक दी जाती थी। अब ये इजराइल वाला नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इजराइल के पास तो ये क्लेम ही नहीं है कि हमारे किसी इत्तेहादी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो फिर इस तरह की जो ट्रेड है, और ऐसे वक्त में चले माजी में तो चलती रही, अब मिसाइल्स के हवाले से या ड्रोन टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के हवाले से है, तो फिर खदशात कितने हो सकते हैं? देखिए, अगर वो अपने लिए ये चीजें ले रहा है ना, तो जाहिर बात है कि उसको दो मुल्कों से खतरा है, चाइना से और पाकिस्तान से। तो उसने ये चीजें चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ही यूज करनी है। राफेल भी तो उसने फ्रांस से लिए थे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करवाई थी। तो राफेल के साथ तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन पाकिस्तान ने उनका बेड़ागर्क कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, उसके साथ कंडीशन है, कंडीशन नहीं है, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करवाता है, अपने अंदर इंडिया के अंदर उनके प्लांट्स लगवा के प्रोडक्शन करता है, यहां से फिर उसको एक्सपोर्ट करता है। ये इकोनॉमिक उसका पहलू भी है। लेकिन हम, जाहिर बात है कि हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं ना। ये जो इतने साल से हम तैयारी कर रहे थे और मई 2025 में उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, तो वहां फुल स्टॉप तो नहीं लग गया हमें, हम भी तो आगे चल रहे हैं। तो अगर इंडिया ये चीजें ले रहा है और जिस टाइम फ्रेम में ये चीजें उसके पास आएंगी,
तो हम भी तो यहाँ नहीं खड़े होंगे, हम भी तो यहाँ से उतने ही कदम आगे जा चुके होंगे। तो वो बात वही है कि देखें, टेक्नोलॉजी जितनी जिस तरह की भी हो, जितनी ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये पाकिस्तान ने प्रूव किया है मई 2025 में कि कन्वेंशनल एसिमेट्री सिर्फ नंबर्स पे और क्वालिटी ऑफ प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट पे नहीं होती, ये बेसिकली डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे। ठीक है। तो अगर आप अपनी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स लोअर नहीं करेंगे, आप अपनी प्लानिंग सही करेंगे, आप अपनी इंडक्शन सही करेंगे, डिसीजन मेकिंग सही होती रहेगी, तो इंशाल्लाह ये हमें कोई फर्क नहीं इससे पड़ने वाला। हमें कोई फर्क नहीं इससे पड़ने वाला। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह आपने बात की मेक इन इंडिया पॉलिसी के हवाले से, आप तेजस देखिए कि तेजस की एक मार्केट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन किस तरीके से वो ज़मीन बोस हुई। अब दिफाई खुद कफालत की बात करना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, ये दो बुनियादी तौर पे अलग अलग चीज़ें हैं। आप उनके फाइटर जेट्स देखें, उनके स्क्वाड्रन्स जिस हद तक कम होते होते जहां तक आ चुके हैं, और उनकी अफवाज के अंदर जो रिफ्ट पाई जाती है वो सैलरीज को लेके पाई जाती है, वो सहूलियात को लेके पाई जाती है। तो मेक इन इंडिया पॉलिसी क्या सिर्फ पेपर्स के अंदर रहेगी, आपको ऑन ग्राउंड उसकी कोई चीज़ें दिखाई देती भी है? जी, ये आपने बहुत अहम बुनियादी सवाल किया है। बेसिकली अगर हम देखें, इंडिया के अंदर जो है, उन्होंने मेक इन इंडिया की पॉलिसी नई पॉलिसी नहीं है, बेसिकली ये उनकी पुरानी पॉलिसी है। इस सारे अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें, तो अभी तक अगर हम इंडिया की इंटरनली जो मेक चीज़ें हैं और उसकी क्वालिटी के ऊपर बात करें तो वो फाइन नहीं है। तेजस के ऊपर मुसलसल जो है इनकी इंक्वायरी कमेटीज बैठ चुकी हैं, और इस मामले में उनके एयर चीफ ने भी खुद कहा कि ये कोई क्रेडिबल किस्म का फाइटर जहाज फ्रंट लाइन नहीं है। अगर हम इसको देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि बेसिकली तेजस जो है, उसके साथ साथ अगर हम उनकी और टेक्नोलॉजी को भी देखें तो इंडिया की रिलायंस इंटरनल मुसलसल नहीं हो सकेगी। ठीक है। मैं आपको सिर्फ इस बात की तरफ निशानदेही करना चाहती हूँ कि जो $8.2 बिलियन के जो इन्होंने आपस में मुआहदे किए हैं, ये बेसिकली जियोपॉलिटिकल एक शिफ्ट है जिसमें इजराइल जो है अपना एक नेक्सस बना रहा है टुवर्ड साउथ एशिया, पाकिस्तान को और चाइना को कंट्रोल करने के लिए। और जाहिर है इजराइल के साथ बहुत क्लोजली अलाइड है अमेरिका भी। तो हमें समझना चाहिए कि इट्स अ बिगर गेम इन अ बिगर पिक्चर। ठीक। अगर हम इंडिया की और इजराइल की आपस की ताल्लुकात की बात समझें तो जाहिर है इंडिया अपने अरब पार्टनर्स को तो कहीं भी उसका कहीं भी ये इंटेंशन नहीं है कि वो अपने अरब एलाइज को और अरब पार्टनर्स को जिनसे वो कोऑपरेशन करता है, ट्रेड करता है, बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, वो उनको तो एलियनेट नहीं करेगा। लेकिन नेचुरली इजराइल का अलायंस विद इंडिया, इसको पाकिस्तान के लिए हमें क्रूशियल और क्रिटिकल समझना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने पाकिस्तान के साथ तो इंडिया के साथ रिलेशंस बना के क्रेडिबल चैलेंज तो दिया ही है। हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी नहीं भूलना चाहिए जिनके थ्रू जो है तालिबान को पैसा मिल रहा है, तरीके तालिबान अफगानिस्तान को, और उनको भी अब आप देखिए कि इस्तेमाल किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हमें कन्वेंशनल थ्रेट्स जो कि इंडियन बॉर्डर से मटेरियलाइज कर सकते हैं उनको तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ हमें एसिमेट्रिकल वॉरफेयर और जो एसिमेट्रिक थ्रेट्स टेररिज्म की सूरत में अफगानिस्तान की तरफ से मटेरियलाइज हो रहे हैं, हमें उनको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। मुख्तलिफ नजरियों से, मुख्तलिफ जावियों से इस पूरे अमल को देखने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। फैसल शाह साहब, मेरा एक सवाल है कि आप ये देखिए कि जब दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इस नहज तक पहुँच जाएं कि जंग के ख़तरात जो हैं वो मंडला रहे हों, तो ऐसे वक्त में किसी एक मुल्क का दौरा जो है वो किसी दूसरे के लिए साइन वाला होता है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो थे वो रशिया के दौरे पे थे, और उस वक्त जब यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो हमले की सूरत में शुरू हो चुकी थी, तो एक पैगाम दूसरी सूरत में गया कि पाकिस्तान जो है वो रशिया का साथ दे रहा है। अब अमेरिका और ईरान का मंजरनामा देखें तो वहाँ पे जंग के खतरात जो हैं वो छाए हुए हैं। अब ईरान और इजराइल का ताल्लुक बहुत गहरा रहा है, और ऐसी कंडीशंस के अंदर भारत जाएगा और इजराइल से जाके मुलाकात करेगा और वहाँ का दौरा करेगा, तो क्या भारत ईरान को ये पैगाम दे रहा है कि हमारी साइड क्या है? देखें, ये दौरे की जो डेट्स थी ये पहले से तय थी, और ये जो आपने सवाल उठाया है ये बिल्कुल इंडिया के अंदर भी ये ऑपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि ये टाइमिंग इसके गलत है, इस वक्त ये दौरा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल पहले से डिसाइडेड था, और जो सिचुएशन ईरान और यूएस की डेवलप हुई है वो पहले से प्रेडिक्टेड नहीं थी, तो ये कोइंसाइड कर गया है। लेकिन देखें, इंडिया
की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अगर आप देखें तो वो डीहाइफिनेट करके रखता है अपने तमाम दोस्तों को। लाइक अगर वो इजराइल जा रहा है तो उसने जो पैलेस्टीन का इशू है उस पे 2 स्टेट सोल्यूशन पे वो कायम है। हाँ, उसको ये खबरें हैं कि वो पैलेस्टीनियंस के बारे में बहुत ही डुसाइल और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से बात करेगा ताकि इजराइल नाराज ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि बात जरूर करेगा। अरब ममालिक को वो नाराज नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि उसने ईरान के साथ भी मैसेजिंग की होगी कि ये दौरा पहले से तय था और हमारे पहले से उनके साथ ताल्लुकात हैं, तो हमें वहां पे जाना है और हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इस तरह की चलती रहती हैं और जो दूसरे ममालिक हैं वो इसको समझते हैं। देखिए, जो ममालिक के दरमियान रिश्ता होता है ना, उसको हमें इंटरपर्सनल रिश्तों की तरह नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई मेरे दुश्मन से मिल ले तो मैं उससे नाराज हो जाऊं। ये इंटरेस्ट बेस्ड होता है, नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड होता है। तो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड होता है, लेकिन अवामी सतह पे या अपोजिशन की सतह पे जोड़ने वाले सवाल जवाब क्या दिए जाएंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है। बहुत शुक्रिया रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब और डॉक्टर मरियम फातिमा साहबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ईरान में एक बार फिर एहतजाज जारी है। नौजवान और शहरी इक़्तिसादी मुश्किलात, बेरोजगारी और हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ दोबारा सड़कों पर निकल आए हैं। तेहरान और मशरकी शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की है, लेकिन एहतजाज जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत एहतजाज के असरात कम करने में नाकाम दिखाई दे रही है और अवामी नाराजगी हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि एहतजाज अवाम का हक है, लेकिन रेड लाइन्स उबूर नहीं की जानी चाहिए। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान जुमेरात को मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है, लेकिन दोनों ममालिक की जानिब से धमकियों और जवाबी धमकियों का सिलसिला जारी है। इन हालात में ईरान ने एक बार फिर खबरदार किया है कि वो किसी भी अमरीकी हमले की जारहियत तस्वुर करेगा और उसका भरपूर जवाब देगा। अमरीका मुज़ाकरात तो जारी रखे हुए है, लेकिन वो दबाव की पॉलिसी को भी इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान अगर जौहरी मुआहिदा तय ना पाया तो वो महदूद फौजी हमले पर गौर कर सकते हैं। अमरीकी हुकाम ने यह भी कहा है कि ईरान अगर आइंदा 48 घंटों में तहरीरी तजावीज पेश करता है तो अमरीकी मुज़ाकरातकार जनीवा में ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए तैयार है। ओमान की सालसी में बिलवास्ता मुज़ाकरात के 2 दौर मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरा दौर जुमेरात को जनीवा में मुतवक्के है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसईदी ने कहा है कि ये मुज़ाकरात मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक नई जंग के दहाने पर खड़ा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि बुनियादी उसूलों पर मुफ़ाहमत हो चुकी है, लेकिन फौरी तौर पर किसी मुआहिदे का तय पाना मुमकिन नहीं। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी ने भी खबरदार किया है कि ईरान को निगलना आसान नहीं होगा और लाखों फौजी दिफा के लिए तैयार है। इजराइल भी इन हालात से मुतासिर हो रहा है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि तल अवीव मुश्किल दिनों से गुजर रहा है और किसी भी किस्म की सूरत हाल का सामना करने को तैयार है। ईरान ने अमरीका के साथ अबूरी मुआहिदे के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए यह वाज़ेह किया कि अमरीका अगर ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियां खत्म करता है और ईरान के पुरअमन जौहरी अफजूदगी के हक को तस्लीम करता है तो कुछ अमली इक़दामात पर गौर मुमकिन है। एक जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बरकरार है तो दूसरी जानिब ईरान में एहतजाज की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और इत्तलात है कि मुजाहिरीन को बैरूनी सरपरस्ती हासिल है, जिसके बायस ईरानी क़यादत पर दबाव में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसे अमरीका मुज़ाकरात की मेज पर अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ईरान में सफीर रह चुके मंसूर अहमद खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर साहब, अमेरिका के पास जो ऑप्शंस थे, पहले रजीम चेंज की कोशिश की, नाकाम रहा, फिर दबाव बढ़ाने की जो सूरत इख्तियार की, कारगर साबित ना हुई, फिर मुज़ाकरात की मेज पर आया, उसके कोई नताइज ना निकले, अब फिर से ईरान में जारी हालिया एहतजाजी लहर को इस तनाजुर में कैसे देखते हैं? देखिए, ये अमेरिका की एक बड़ी तदरीज पॉलिसी चल रही है अमेरिका और इजराइल की कि उन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों में, खास तौर पे गुज़िश्ता 2-3 सालों में इजराइल को कमजोर करने की और इजराइल के रजीम को खास तौर पे कमजोर करने की ईरान के रजीम को खास तौर पे कमजोर करने की बहुत कोशिश की है। और उसमें ये उनकी पॉलिसी का तसलसल ही है कि वो बतदरीज ईरान को कमजोर करते जा रहे हैं। पिछले आपने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में कई दफा मिडिल ईस्ट में, मशरिक वस्ता में, जहां पे भी ईरान के कुछ एसेट्स थे
उनको टारगेट किया गया, हाँ वो हिजबुल्लाह थी या हमास थी, और उनको टारगेट किलिंग्स भी की गई। फिर जब 12 रोजा जंग हुई तो ईरान के ऊपर बाकायदा इजराइल ने भी अटैक किए और अमेरिका की तरफ से भी बम्बार्डमेंट करके उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया गया। और साथ ही अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस जो है वो ईरान के अंदर काफी ज्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है, जिसकी वजह से हमने देखा कि पहले भी एक मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ जिसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बहुत स्टेटमेंट्स आई और ख्याल था कि शायद इससे वहां पे हुकूमत को, रेजीम को बहुत नुकसान होगा। लेकिन उस लहर को ईरान की हुकूमत ने, ईरान की ईरानियन लीडरशिप ने बर्दाश्त कर लिया, गुजार लिया बड़ी कामयाबी के साथ, और वो एंगेजमेंट में नेगोशिएशन में चले गए अमेरिका के साथ ये न्यूक्लियर डील के ऊपर। लेकिन नेगोशिएशंस में भी अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर डील से मुतालिक नहीं है, वो उनके मिसाइल प्रोग्राम को भी इसमें पाबंद करना चाहते हैं, और साथ ही वो ईरान के रेजीम के ऊपर मुख्तलिफ डिमांड्स भी करते जा रहे हैं। और साथ ही अब आपने देखा कि नया मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो मेरा ख्याल है ये एक पॉलिसी है जो चलती रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। स्ट्राइक्स का भी प्रेशर रखा हुआ है कि किसी वक्त वो स्ट्राइक्स कर देंगे। स्ट्राइक्स अगर उन्हें महसूस हुआ अमेरिका को, और तमाम तैयारी उन्होंने की भी, अगर स्ट्राइक्स की तो वो भी इस रेजीम को इस हद तक कमजोर करने के लिए होगी कि अगर लोगों के मुजाहिरीन लोग सड़कों पे निकल आते हैं और हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आने का डर है। अच्छा मंसूर साहब, एक चीज बताइए, हमने जो गुज़श्ता एहतजाज देखा तारीख के बदतरीन एहतजाजों में से एक था जिसमें हलाकतें बहुत ज्यादा हुई और जिसपे ओवरकम करने के लिए भी कोशिशें की गई, लेकिन उसके अंदर जो हलाकतें हुई हैं, ईरानी ज़राए ये बताते थे कि मुमासलत उनकी दाइश के हमलों जैसी थी, जिस तरीके से लोगों के ऊपर हमले किए गए। अब जो मौजूदा मंजरनामा है उसके अंदर जो एहतजाज हो रहा है और जिसके अंदर हुकूमत ने ये कहा है कि रेड लाइन्स अबूर नहीं होनी चाहिए, तो आप समझते हैं कि माजी का जो एक काउंटर अटैक था उसके बाद अब वैसी सूरत हाल जो है वो हो सकती है ईरान के अंदर, या फिर ईरानी हुकूमत की तरफ से जिस हद तक क्रैकडाउन किया गया अब उसके असरात मुख्तलिफ दिखाई देंगे? देखिए, ईरान के अंदर जो है गुज़िश्ता चंद सालों में इजरायली इंटेलिजेंस जो है, मोसाद जो है, बहुत डीपली पेनिट्रेट कर चुकी है, बहुत अंदर तक सरायत कर चुकी है। चाहे उनका एटमी प्रोग्राम से मुतालिक इंफॉर्मेशन हो या वहां पे आपने देखा लीडर्स को भी टारगेट किया गया। हमास के लीडर को ईरान में ही जब वो उनके सदर का जो वफात हुई थी उनका जनाजा पढ़ने के लिए, उसमें शिरकत के लिए आए थे, उस विजिट के दौरान उनको टारगेट किया गया। या आपने मुजाहिरे भी देखे, उसमें काफी ज्यादा इजरायली इंटेलिजेंस ने रोल प्ले किया है। और अब दोबारा से जो ये मुजाहिरे शुरू हुए हैं, इजरायली इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव नजर आती है और इसीलिए आपको मुख्तलिफ दाइश या इस किस्म के मुमासलत भी उसमें नजर आती है, शिद्दत पसंदी भी नजर आती है। और अगर शिद्दत पसंदी बढ़ेगी तो लाजमी बात है कि ईरान की हुकूमत जो है, ईरान की रियासत जो है, ईरान की लीडरशिप जो है, उसको उसके खिलाफ काफी सीरियस एक्शंस लेगी और उसको क्रश करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए इस सारे सिलसिले में वायलेंस में इजाफा डेफिनेटली होता रहा है पास्ट में भी, और अगर ये ट्रेंड चला तो वायलेंस में इजाफा होगा। लेकिन मेरा अभी तक ख्याल ये है, और जो इंफॉर्मेशन भी इधर उधर से आती है, असेसमेंट भी ये है कि ईरानी हुकूमत इतनी कमजोर नहीं है कि वो इस तरह के मुजाहिरों से गिरा दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि अभी देखना होगा कि ईरान की हुकूमत किस किस्म के इकदाम लेती है, और वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह उनकी जो नेगोशिएशंस चल रही हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें चाइना और रूस की भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है, ताकि वो किसी तरह से उस डील में टेबल पे अमेरिका के साथ एक ऐसी डील कर लें ताकि ईरान को कुछ वक्त मिल जाए दोबारा से अपने आप को अंदरूनी तौर पे मजबूत करने का। तो मेरा ख्याल है कि वो। अच्छा मंसूर साहब, आप ये कहते हैं कि ईरानी हुकूमत ऐसी कमजोर नहीं है कि वो इस तरह के हमलों से, इस तरह के दबाव से जो है वो मरूब हो जाए। फर्ज कर लें कि ईरानी हुकूमत की जगह कोई और हुकूमत होती तो उसके नताइज क्या होते, और अगर नताइज मुख्तलिफ होते तो ईरान के पास ऐसा नुस्खा कीमिया क्या है कि वहां पर नताइज जो है वो अमेरिका की मर्जी के नहीं हो सके? क्योंकि ईरान में देखें, जो ईरान में इनकलाब आया था जो 1979 में,
तो वो ईरान में लोगों की अक्सरियत, बहुत वाज़ेह अक्सरियत वो इनकलाब लेकर आई थी। तो लोगों को कुछ शिकायतें तो वहाँ की उनकी जो पॉलिसीज हैं, इस्लामी रुझानात हैं, उनसे मुतालिक हो सकती हैं। खासतौर पे लिबरल क्लासेस को वो हो सकती हैं जो बाहर से जो शाह ईरान या उनके हमायती जो थे वो भी कुछ ना कुछ रोल फॉरेन फोर्सेस के जरिए प्ले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईरानी इनकलाब जो आया था या ईरान में जो इस्लामी निज़ाम हुकूमत है उसकी एक अपनी सपोर्ट भी मौजूद है ईरान के अवाम में। और फिर बाहर की तरफ से, बैरूनी कुव्वतों की तरफ से, खासतौर पे अमेरिका और इजराइल की तरफ से जब भी चेंज लाने की कोशिश की जाएगी, खा वो ईरान में हो या किसी और इस्लामी मुल्क में हो, तो उसके खिलाफ फिर अवाम के जज्बात आ जाते हैं, नेशनलिज्म आ जाता है, पेट्रियोटिज्म आ जाता है, मुहिब्बुल वतनी आ जाती है। तो इसलिए मुश्किल है कि ईरान के अंदर वो बाहर से स्पॉन्सर्ड मूव के जरिए चेंज ला सके। हाँ, अगर अंदर जो है अंदरूनी एहतजाज इतना शदीद हो जाता है और अंदर से एक जेन्युइन मुखालफत रजीम की इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो रजीम के इदारे जो हैं उसको कंट्रोल ना कर सके, तो फिर बात दूसरी है। लेकिन इस वक्त तो ये साफ नजर आ रहा है ना कि ये जो जितनी भी ईरान में वाकयात हो रहे हैं, जो ईरान में शिद्दत पसंद मुजाहरे हो रहे हैं, इनके पीछे अमेरिका या इनके पीछे इजराइल की कुव्वतें कार फरमा हैं। इसलिए ये इनको बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं कहा जा सकता इन मुजाहरों को। हाँ, अगर आगे चल के ये मुजाहरे ये सूरत इख्तियार कर जाते हैं कि ये रजीम के खिलाफ एक जेन्युइन कुव्वत इख्तियार कर जाते हैं, तो फिर रजीम को नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी तक लेकिन सर, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ पासदाराने इनकलाब को देखें, बसीज को देखें, या फिर उनकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखें, जिसके मुख्तलिफ तबकात हैं, उनमें कोई ऐसा रखना पाया जाता है, कोई ऐसी रिफ्ट पाई जाती है कि कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी लूप होल हो जिससे अवामी सतह के ऊपर जो जारी एहतजाज है वो एक बड़े पैमाने पर फैल सके? देखिए ना, गुज़िश्ता 2-3 सालों में जो वाकयात नजर आए हैं उसमें ईरानी सिक्योरिटी या ईरानी पासदारान जो हैं या ईरान के बाकी जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस भी हैं उनकी कमजोरियां नजर आई हैं। और दूसरे ममालिक की, खासतौर पे इजराइल की इंटेलिजेंस का इस हद तक पेनिट्रेट कर जाना कि वो उनकी एटमी तंसीबात की इंफॉर्मेशन भी उनके पास हो, डिटेल्स भी हो, जिसकी मदद से अटैक्स किए गए, या बैरूनी लीडरशिप जो वहां आई हुई हो, हमास की लीडरशिप जो आई थी उनको टारगेट किया गया। ईरानी सदर की जो पुराने सदर, पिछले जो सदर जिनकी शहादत हुई थी, इंतकाल हुआ था एक हेलीकॉप्टर हादसे में, उसके मुतालिक भी बहुत से सवालात उठते रहे हैं कि उसकी कोई ऐसी तहकीकात सामने नहीं आ सकेंगी कि वो किस वजह से हुआ था। तो गैप्स ईरान की सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये गैप्स ऐसे नहीं है कि जब तक ईरान के अंदर से जेन्युइन कोई अवाम की ऑपोजिशन रजीम के खिलाफ बहुत ज्यादा जोर नहीं पकड़ेगी, उस वक्त तक रजीम को या हुकूमत को गिराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका की और इजराइल की तरफ से अगर हुकूमत गिराने की कोशिशें और आगे बढ़ती हैं तो उससे हुकूमत को सपोर्ट भी हासिल होगी लोगों की कि ये बाहर से कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है ईरान। लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि बैनुल अक़वामी फ्रंट पे, खास तौर पे न्यूक्लियर डील के ऊपर उनकी किस किस्म की का एग्रीमेंट होता है। अगर कुछ एग्रीमेंट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो कुछ टाइम बाय करने की कोशिश करेगा ईरानियन हुकूमत, ईरानियन रजीम, ताकि वो अपने अंदरूनी मामलात को एड्रेस कर सके। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल सर, आप क्या समझते हैं कि जब तक जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो खित्ते के अंदर नहीं आ जाता यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ, क्या तब तक हमले का जो जवाज है उसे कमजोर समझें? और अगर वो आ जाता है तो क्या फिर हतमी तौर पे हमला जो है वो कंसीडर किया जा सकता है? नहीं, हमले की तैयारी तो मेरा ख्याल है यूएस ने जो इंडिया दिया हुआ है, और वो बार बार बातचीत की भी बात कर रहा है, और साथ ही वो अपने जो जंगी बेड़ा है, एक बेड़े को तो उन्होंने लाके वहां ऑलरेडी लाए हुए हैं अपने खित्ते में, और दूसरे जंगी बेड़े की भी बात कर रहे हैं। तो वो सारी इंडिकेशंस ये हैं कि वो किसी वक्त भी एक लिमिटेड स्ट्राइक कर सकते हैं। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, बल्कि अमेरिकी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इस पे मुसलसल बात कर रहे हैं कि किसी वक्त भी वो कर सकते हैं। और उसका भी मकसद जो है उनका, वो अगर ईरानियन हुकूमत गिरती भी नजर नहीं आ रही तो उसको एक और धचका लगाना होगा ताकि मजीद उसको कमजोर किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि लिमिटेड स्ट्राइक्स को हम रूल आउट नहीं कर सकते, वो हो सकती है, लेकिन
हमारी पाकिस्तान की कोशिश और दुआ और एफर्ट यही होनी चाहिए कि किसी तरह से कोई सिफारती महाज पे प्रोग्रेस हो और ना हो अटैक उनके ऊपर, क्योंकि हमारी दुआ ये है कि खित्ते के अंदर मजीद अनारकी ना फैले, अफवाह तफहीम से मामला हल हो। जहां तक जंगी बहरी बेड़ों की बात है, वो जो खित्ते के अंदर मौजूद हैं या जो दूसरा जंगी बेड़ा आ रहा है, महदूद पैमाने के ऊपर कार्रवाइयों के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।